हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है सी क्लास 12th का। इसमें ये डीएलएस क्लास की पहली लेक्चर है जिसमें हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ आवेश क्या है। जैसे इसमें आया है ना वर्ड आवेश, तो आवेश क्या है? आवेश इंग्लिश में चार्ज। देखो, आवेश वैसे तो दो तरह के आवेश होते हैं, इतना तो आप जानते भी होंगे कि एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक होता है नेगेटिव आवेश। अब इसकी वैद्युत पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण विद्युत बनती है। अब इसकी दो अवस्था होती है आवेश की। एक होती है स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था, मान लो कोई आवेश है, मान लो ये पॉजिटिव आवेश है, ये स्थिर अवस्था में है। मान लो यहाँ पे बैठा है, केवल कुछ नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे बैठा है, गति नहीं कर रहा। एक होता है गतिशील आवेश। एग्जाम्पल से समझते हैं, रुको। मान लो ये कोई एटम है, उसके अंदर एक केवल हाइड्रोजन एटम मान लो, हाइड्रोजन है, उसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो पॉजिटिव आवेश हो गया ये। अब ये स्थिर है, रखा हुआ है किसी जगह पे, तो वो स्थिर अवस्था है। अब अपन कहें कि एक पाइप है या एक तार मान सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन पंप हो रहा है, हाइड्रोजन गति कर रहा है, तो उसे गतिशील अवस्था में है, यानी आवेश, तो उसे बोलेंगे गतिशील अवस्था, आवेश की गतिशील अवस्था। तो जब ये स्थिर अवस्था में होता है ना, तो यह केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र यानी करंट बनाता है केवल, जब ये स्थिर अवस्था में होता है। और जब ये गतिशील अवस्था में होता है, तब इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं गतिशील अवस्था में। एक करते हैं समरूप गति, एक होती है असमरूप गति। समरूप से मतलब है कि समान, जैसे इधर गति कर रहा है तो इधर ही कर रहा है, सीधी रेखा में गति। एक होती है असमरूप गति, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति कह सकते हैं, यूं यूं, कैसे पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, जिगजैग गति भी बोल सकते हैं इसे इंग्लिश वाले। तो ये अगर वो समरूप गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, कुछ भी है, अगर वो समरूप गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। अगर स्थिर अवस्था में तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, गतिशील अवस्था में भी अगर समरूप गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। इसे अपन डिनोट करते हैं ई से, इसे करते हैं बी से, विद्युत क्षेत्र को। और अगर असमरूप गति कर रहा है, जिगजैग गति कर रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाएगा, यानी दोनों के गुण, विद्युत और चुंबकीय तरंग। ये अलग से चैप्टर भी है, एंड में पढ़ेंगे उसको भी। सारे चैप्टर है, विद्युत क्षेत्र भी, जैसे जो चैप्टर है वो विद्युत क्षेत्र के ऊपर आएगा, फिर तीसरा चौथा चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर भी चैप्टर आएगा। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं स्थिर वैद्युतिकी से। स्थिर, नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बना बनाए दूंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा कैसे काम मिलेंगे। वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। देखो, वैद्युतिकी से आप समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र, और स्थिर से आप समझ सकते हैं जब आवेश स्थिर अवस्था में है। तो इसकी परिभाषा अपन कहना चाहे, डेफिनेशन क्या होगी स्थिर वैद्युतिकी की, तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं, हिंदी में तो सब जानते होंगे। तो भौतिक विज्ञान की, क्या, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का, कोई स्थिर आवेश है, आवेश से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो है स्थिर वैद्युतिकी। अगर गतिशील आवेश के साथ अध्ययन किया जाएगा तो वो इसमें चले जाएगा, अगर स्थिर आवेश के साथ अध्ययन किया जाएगा तो वो है स्थिर वैद्युतिकी। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसकी परिभाषा आपको लिखी लिखाई मिलेगी, मैं नोट्स दूंगा उसमें आ जाएगी। अब अगला है
आवेशन। चार्जिंग, चार्जिंग क्या है, आवेशन क्या है? आवेशन मान लो ये पेन है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, अपन छुओगे करंट नहीं आएगा, स्थिर अवस्था में करंट नहीं आएगा इसमें। अगर अपन इसको आवेशित करें, आवेशित मतलब चार्ज करें, चार्ज कैसे कर सकते हैं इसको? जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, अपन स्केल को जब अपने बालों पे रब करते हैं, फिर उसके कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाते हैं तो वो चिपक जाते हैं उससे, वो इसी के कारण होता है, आवेशन के कारण। तो आवेशन क्या है? मोबाइल को चार्ज करना आवेशन कहलाता है। आवेशन यानी किसी को भी, किसी भी वस्तु को आवेश देना यानी चार्ज देना। इस पेन को चार्ज दिया तो उसमें जो प्रक्रिया काम आई वो कहलाती है आवेशन। तो सिंपली इसकी परिभाषा हो सकती है, किसी वस्तु को, आवेशन क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, कोई भी वस्तु है उसको आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, ना तो वस्तु और ना जो आवेशित हो रहा है, उस ये आवेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को। किस आवेशन जो नाम दिया गया है प्रक्रिया का है, वो नाम, आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? अब इसके कुछ पॉइंट है जो बहुत एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। वैसे तो मुश्किल ही आते हैं, पर अपन को नॉलेज होगी तो बहुत सिंपल है, बेसिक है, आपने पढ़ी भी होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब अपन जानते हैं कि एक एटम है, एटम यानी परमाणु। तीन चीज होती है परमाणु के अंदर। पहले तो एक नाभिक होता ही है, नाभिक में होती है दो चीज, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कोषों में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये होता है नेगेटिव आवेश, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि नाभिक जो होता है, प्रोटॉन कभी भी नाभिक से बाहर नहीं निकलता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही रहते हैं, ये कभी बाहर नहीं निकल सकते, और ना ही ये परमाणु को छोड़कर कहीं जा सकते हैं। अगर परमाणु को छोड़कर कोई जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो पहला पॉइंट अपना यही बोलता है कि किसी भी वस्तु को, अपन मान लो किसी भी वस्तु, कॉपी है, टेबल है, पेन है, या मोबाइल है जिससे वीडियो बन रही है, या किसी भी वस्तु A to Z, उसको अपन को आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होगा। ऐसे नहीं है कि भाई प्रोटॉन भी जिम्मेदार हो, अपन ऐसे कह दें किसी को प्रोटॉन दिया है अपन ने। हाँ, एक कंडीशन है, अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी को हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन कोई H+ कोई प्रोटॉन की तरह माना जाता है। हाँ, होता तो इसमें एक H+ ये केस है जिसमें अपन H+ किसी को दें तो अपन कह सकते हैं हाँ उसको आवेशित किया जा सकता है, पर इसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं। अपन केवल यही बोलते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं होता। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अपना ये आता है, अगर कोई वस्तु है, मान लो ये कोई बुक है, मान लो ये बुक है, और इसमें जितनी इलेक्ट्रॉन, देखो एक बुक से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, पहले तो न्यूट्रल ही होती है सारी चीज़ें, और उसमें से अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन अपन बाहर निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस वस्तु में जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की बढ़ाई जाती है उतनी ये वस्तु नेगेटिव हो सकती है, हो जाती है, हो सकती है क्या, हो ही जाती है। यानी इसको जितनी अपन ने इलेक्ट्रॉन दिए उतनी ये नेगेटिव हो गई। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। यानी पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया अपना कि किसी वस्तु को जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यानी मोर इलेक्ट्रॉन तो मोर नेगेटिव वस्तु, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वस्तु। अब तीसरा पॉइंट आता है इसी का उल्टा, अगर किसी वस्तु में, जो मैंने समझाया ना अभी कि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए
तो वो वस्तु पॉजिटिव हो जाती है। तो ये कि कम इलेक्ट्रॉन तो मोर पॉजिटिव वस्तु, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो वस्तु उतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो वस्तु उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ये अपना हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है आवेशन की जो प्रक्रिया है। मान लो आवेशन की प्रक्रिया मतलब आवेशन, इसमें यानी किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को देना या निकालना, उसमें इसके द्रव्यमान इफेक्ट करता है। मतलब कह सकते हैं कि उसका जो द्रव्यमान होता है वो घट या बढ़ सकता है। अब इसको एग्जांपल जैसे अपन इसी को लेते हैं, ये बुक है, इसमें से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। हालांकि -31 है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, पर होता तो है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में से यदि अपन इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसका द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर उसको दे देंगे तो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे जो बात चल रही है ना, ये बहुत छोटे छोटे परमाणु की चल रही है। वैसे भी उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो उसके द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो उस लेवल पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को अपन कंसीडर कर रहे हैं। अगर अपन पेन की बात करें, इसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, फिर कहें कि इसके द्रव्यमान चेंज हो गया, तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि इसका बहुत कम चेंज होगा। लेकिन अपन बात ही ऐसी करें कि पहले से ही उसका एक ग्राम मान लो बहुत कम है, वेट उसका इतना है, 10⁻30 kg इतना है, उसमें से इतना निकाल दिया, निकल सकता है, निकाल दिया तो फिर इफेक्ट पड़ेगा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, 1 रुपया तुमसे खो जाता है, तो तुम पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 5 रुपये उसमें से एक खो गया तो तुम्हें फर्क पड़ेगा, यानी तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ मेरे पास से कुछ चीज़ खत्म हो गई। तो तीसरा पॉइंट यही है, चौथा पॉइंट सॉरी, कि जो आवेशन की प्रक्रिया है, जो आवेशन जो है, इसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब मान लो अपने पास कोई नेगेटिव वस्तु है, ये भी बुक है, बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, दोनों ये भी बुक है। पहले दोनों को आवेशित नहीं किया अपन ने, फिर अपन ने इसको आवेशित कर दिया, इसको अपन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, ये हो गई नेगेटिव। अब इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा या इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? अपन ने इसको कुछ चीज दी है, इसको अपन ने कुछ द्रव्यमान दिया है, तो इसका द्रव्यमान m जो होगा, मास, वो इसका ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यही अपना पांचवा पॉइंट कहता है कि नेगेटिव वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, नेगेटिव वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो मूल वस्तु की तुलना में ज्यादा होता है। इसके अपन एक नॉर्मल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे कि, और ऐसे भी एक पॉइंट और रह गया कि पॉजिटिव वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो मूल वस्तु की तुलना में कम होता है, यानी नेगेटिव का मास ज्यादा, पॉजिटिव का मास कम। अब अपन को डेल्टा एम निकालना होता है, एक चीज डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम है द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन ये कैसे निकालेंगे अपन? देखो, पहली बात तो ये कि कम से कम कितना द्रव्यमान चेंज हो सकता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, कम से कम। इलेक्ट्रॉन का आधा तो जाता ही नहीं है, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं करता है ये चीज। तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपन इसको लिख देंगे ई, एम ई, यानी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। अब उसके आगे अपन इंटू कर देंगे एन से, इसका फॉर्मूला है, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुना जो होता है, इसमें एन कांस्टेंट है। अगर मान लो मैं एग्जांपल से देता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज है, इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन दिए, यानी 5 इलेक्ट्रॉन दिए, तो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा? तो डेल्टा एम आएगा इसका, एन की जगह तो 5 आ जाएगा क्योंकि अपन ने 5 दिए, और एम ई की जगह 1 एम का द्रव्यमान आ जाएगा। एम ई की वैल्यू कांस्टेंट ही होगी,
जो होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कॉन्स्टेंट है केजी में। तो ये आ जाएगा डेल्टा एम आपका। तो यहाँ तीनों चीज समझ गए। डेल्टा एम क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान में परिवर्तन। यहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, जैसे यहाँ 5 गए तो यहाँ पे 5 आ गया। एम ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब कुछ बेसिक चीज है, एक बार मैंने आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, पर कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस चैनल पे पहली वीडियो है तो उसके बारे में भी, कि चैनल का नाम DLS क्लासेज है। इस पे पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। 12th क्लास की अभी चालू करिए, 11th की पढ़ेंगे। 12th क्लास की जो अपन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, नीट के हिसाब से ना जेई के हिसाब से। लेकिन अपन बाद में 11th की भी पढ़ेंगे, वो नीट जेई के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि 11th में क्या है, अपन मजबूत कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। 12th में ज़्यादातर बच्चों का फोकस बोर्ड पे होता है और बोर्ड एग्जाम पे होता है, तो उसी हिसाब से मैंने चालू करा है। और ये सारे लेक्चर फुल हिंदी में होने वाले हैं। नोट्स दिए जाएंगे, DLS क्लास। नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, चलिए ये भी बता देता हूँ। नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, टेलीग्राम की लिंक दी है। जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, जैसे ये चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आप सर्च में उस चैनल को ज्वाइन करें, सर्च करें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। PDF आपको ऊपर ही मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा नहीं लगने वाला, सारी चीज़ फ्री है। और नोट्स जो मैंने बनाए ना, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाए। मैंने खुद ने इससे पास करा है, आगे भी बच्चों को पढ़ाया है जिन्होंने भी इससे पास करा है। तो आप चाहे पेपर उठा के देख लेना, किसी भी ईयर का 4-5 साल से, जो भी NCERT जब से चेंज आई है इस फील्ड में, 11th-12th में, कोई सा भी बोर्ड हो आपका, राजस्थान हो, UP हो, MP हो, गुजरात हो, सबके लिए ये है। आपको मैं नोट्स दिखा देता हूँ एक बार। मेरी नोटबुक है जिसमें इससे मैंने PDF बना के आपको डाली है, ये वो नोट्स हैं। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको, जैसे अभी तक मैंने केवल आपको यहीं तक ही पढ़ाया है, यहाँ तक कंप्लीट करा दूंगा अभी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा पहले, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर लंबी वीडियो का क्या है, देखने में मज़ा नहीं आता है, मैं खुद ही नहीं देखता हूँ। तो इसमें से एक बार देखो, राइटिंग की हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आए, पर अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो अगले चैप्टर से समझ में आने लग जाएगी आपको ये राइटिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक स्थिर आवेश 2 प्रकार की गति कर सकता है, एक होता है स्थिर आवेश और एक गतिशील आवेश। अगर स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, गतिशील है तो 2 प्रकार हो सकते हैं, समरूप गति, असमरूप गति। समरूप गति में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, असमरूप गति में विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये मैंने आपको पूरा बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा मैंने यही समझाया है आपको। फिर मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी, मैंने पहले ही मना करा था, मुझे पता है मैंने डाल रहा हूँ PDF की, इसको नोट मत करो, क्योंकि इसमें तो रफली है, ये केवल समझाने के लिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन किया जाए। मैंने समझाया था भौतिक विज्ञान फिजिक्स की वह शाखा, यानी उस क्षेत्र में, वह क्षेत्र, भौतिक विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें स्थिर आवेश, गतिशील आवेश अपन बाद में पढ़ेंगे, स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो स्थिर वैद्युतिकी है। फिर अपन ने आवेशन पढ़ा। आवेशन क्या बताया मैंने, आवेशन बताया कि किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना या उससे निकालना, यानी उसका आवेश परिवर्तित करना। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। फिर मैंने आपको यहाँ पे 5-6 पॉइंट बताए थे, वो ये रहे। मैंने बोला था ना लिखना मत, जैसे इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, ये मैंने ये बताया था पहला पॉइंट। फिर दूसरा बताया था मैंने कि नेगेटिव वस्तु, इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु नेगेटिव हो जाती है, ये लिख रहा है, जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई जाती है तो वस्तु नेगेटिव हो जाती है। अगला पॉइंट, कम के निकाले जाते हैं तो वस्तु पॉजिटिव हो जाती है, ये लिख रहा है, जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन की संख्या कम की जाती है तो वस्तु पॉजिटिव हो जाती है। तो जितने भी मैंने ये समझाए हैं, एक बार मैं चलो दोबारा बता देता हूँ पूरा, यहाँ तक तो बता ही दिया, ये भी बता ही देता हूँ अब कि, तो उससे क्या है आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार जैसे समझाऊंगा जब हो जाएगा, एक बार इससे हो जाएगा। फिर डायग्राम भी बनाई मैंने, इसमें नहीं आ रही लेकिन आपकी PDF में सही से देखेंगे।
कि आवेश की प्रक्रिया में, आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। वो मैंने आपको समझाया है। जैसे कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिए वस्तु में नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में खुद में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी मास, और कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ये द्रव्यमान होता है। ये पॉइंट हो गया। नेगेटिव वस्तु का द्रव्यमान मूल वस्तु की तुलना में बढ़ जाता है, यही एग्जाम्पल है। तो इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया था। और इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए होते अपन ने तो इसका द्रव्यमान कम हो जाता। ये वही फॉर्मूला है, ये रहा, ये सारे लिखे हुए। डेल्टा एम अपन कहते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब कुछ चीज ऐसी है जैसे कि नॉर्मल चीज है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक प्रोटॉन का आवेश, एक न्यूट्रॉन पे तो आवेश होता ही नहीं तो जीरो आ जाएगा। ऐसे प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको 6 चीज याद होनी चाहिए। एक तो जीरो है ही है तो 5 चीज याद करनी है आपको। ये मैंने लिख के रख रखी है, आप याद कर लेना। देखो आवेश तो प्लस ई यानी प्रोटॉन, प्लस ई प्रोटॉन माइनस ई इलेक्ट्रॉन, दोनों का आवेश समान होता है। केवल अंतर किसमें होता है? ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। संख्या याद रखनी है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये तो पहले से नॉर्मल चीज है, आपके आठी साथी में भी आ जाती है ये तो आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये यूनिट है कूलाम। कूलाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम कूलाम रखा गया है। माइनस सी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और आवेश प्रोटॉन का होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब द्रव्यमान में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमान लगभग सेम होते हैं। ये अंतर देख लो ना, पॉइंट के बाद 6.667। ये मैंने लिखा है कि न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है उसको डिनोट करने के लिए, नहीं तो होता इसका भी 7 है, लास्ट में जाके अंतर आता है इसमें भी। कैलकुलेशन करोगे 6 से कर लो, 6 से कर लो, दोनों सही आएंगे। तो ये याद कर लेना, बस ये 3 चीज याद करनी है और पूरा बेस्ट समझाया जाएगा आपको। अगर बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ये लेक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे सारे बच्चे पढ़े हिंदी मीडियम के। क्योंकि हिंदी मीडियम की मैंने भी देखा है यूट्यूब पे, हिंदी जो टीचर हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में कम पढ़ाते हैं। तो आप हिंदी मीडियम की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आज नहीं हमेशा हिंदी मीडियम की ही आएंगी, इंग्लिश की चाहे मैं आगे किसी टीचर को भी नहीं दूंगा पढ़ाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन आवेशन की 3 विधियाँ, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। ओके, थैंक यू।